साथियों, मैं कुमुद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में एक प्रयास सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और प्लाटून, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीआरडीओ, इन सब एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इस सेशन में हम वही बात को चर्चा करते हैं जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जिस तरह का आपको वीडियो और कंटेंट दे रहा हूँ, आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ के देख लीजिए, ऐसा बहुत कम ही मिलेगा। और वीडियो डालने के लिए तो लाखों करोड़ों यूट्यूब पर डाला जाता है। फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको एक कंप्लीट कंटेंट मिले, जिससे आप एग्ज़ाम में जाएं और क्रैक करके आए एग्ज़ाम को। तो आइए जानते हैं। यह अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की व्याख्या है। इसमें 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। दूसरी अनुसूची इसमें उच्च वैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उप सभापति, उच्च न्यायालयों के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के भत्तों का विवरण। तीसरी अनुसूची इसमें उच्च संवैधानिक पदों के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ का प्रारूप विद्यमान है। इसमें दूसरी पॉइंट है विभिन्न पदों के लिए शपथ के विभिन्न प्रारूप के कारण। तीसरी पॉइंट है संविधान विभिन्न संवैधानिक पदों को विभिन्न कृतज्ञों या दायित्व सौंपता है, अतः उन विभिन्न प्रारूप में शपथ लेती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति को संविधान के परीक्षण, संरक्षण और प्रतीक्षा का उत्तरदायित्व है। संघ के मंत्रियों को संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा तथा भारत की प्रभुता और अखंडता सुरक्षण रखने की शपथ लेती है। कुछ संवैधानिक अधिकार जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा संघ एवं राज्य मंत्रियों के पास राज्य के बारे में गोपनीय जानकारी होता है और उन्हें पद की शपथ के साथ साथ गोपनीयता का भी शपथ लेनी होती है। अंतिम पॉइंट है संविधान एक वरीयता क्रम सृजित करता है। इस तरह यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए शपथ का प्रारूप मुख्य संविधान में शामिल करता है, जबकि अन्य पदों के लिए अनुसूची में दिया। चौथी अनुसूची राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का आवंटन करना है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। सातवीं अनुसूची इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय का उल्लेख किया गया। अब दोस्तों जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात। संघीय सूची ये प्रमुख विषय, इसमें ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि रक्षा सशस्त्र बल या आयुध किस सूची का विषय है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, उसकी पूरी लिस्ट में बनाया हूँ, आइए जानते हैं। पहला है रक्षा सशस्त्र बल एवं आयुध, दूसरा है केंद्रीय सूचना अन्वेषण ब्यूरो, तीसरा है रेलवे मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और जलमार्ग, चौथा है मुद्रा, पांचवा जनगणना, छठा है परमाणु ऊर्जा, सातवां विदेश संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ, आठवां है डाक, टेलीफोन आदि संचार के साधन, राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई संस्था, अखिल भारतीय सेवा। संघीय सूची का विषय है, आप जानते हैं विषय। यहाँ सभी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लोक व्यवस्था, सामान्य एवं रेल पुलिस किस सूची का प्रमुख विषय है, तो यह राज्य सूची का प्रमुख विषय है। दूसरा जानते हैं उच्चतम न्यायालय से विभिन्न न्यायालय, तीसरा है बाजार एवं मेले, चौथा है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छ अस्पताल, स्थानीय शासन, कृषि शिक्षा और अनुसंधान या कृषि शिक्षा, यह सब राज्य सूची के विषय है। और जानते हैं समवर्ती सूची के प्रमुख विषय के बारे में। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय का चर्चा करेंगे। दंड विधि एवं दंड प्रक्रिया संहिता,
दूसरा है उच्चतम न्यायालय से विभिन्न किसी न्यायालय का अवमान, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, सिविल प्रक्रिया संहिता। पाँचवा है पशुओं के प्रति क्रूरता। छठा है वन। अब आठवीं अनुसूची की हम चर्चा करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए जानते हैं आठवीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहला है असमिया, दूसरा है बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी। 14वां है संस्कृत, 5वां है सिंधी, 16वां है तमिल, 17वां तेलुगु, 18वां उर्दू, 19वां बोडो, 20वां मैथिली, 21वां संथाली, 22वां डोगरी। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा कि डोगरी किस सूची में शामिल किया गया, तो 8वां। जैसे मैथिली भाषा किस अनुसूची में शामिल किया गया, तो 8वीं अनुसूची में शामिल। तो दोस्तों यहाँ से ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। अब जानते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी। 1967 में सिंधी यानी कि 1922 में कोंकण, मणिपुर, नेपाली और 2003 में मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो संविधान का 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची की बात जानते हैं। इन अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद एवं कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से अलग रखा गया। इन अनुसूची में मुख्यतः भू सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी कानून को रखा गया। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें 29 विषय है। इस अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। आप जानते हैं 12वीं अनुसूची, इस अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची के साथ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। तो दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब हम पार्ट 2 पर भी चर्चा करेंगे, उसमें क्वेश्चन विथ आंसर के साथ करेंगे, जो कि पिछली बार भी उस क्वेश्चन से प्रश्न पूछा गया है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कौन सी नदी उत्तर में बुंदेलखंड अपलैंड्स को बांधती है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, चंबल, रामगंगा। तो दोस्तों क्या होगा? यमुना होगा। दूसरा है शिलोंग शिखर कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम या मणिपुर, मेघालय, चारों में से कौन होगा? तो दोस्तों दूसरा का आंसर होगा मेघालय। तीसरा है किस बेसिन को छत्तीसगढ़ मैदान भी कहा जाता है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कावेरी, कौन सा होगा? तो दोस्तों महानदी होगा। चौथा है पठार और उनके भौगोलिक प्रसार का निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है दक्कन का पठार, उत्तर और आंशिक रूप से पूर्व और पश्चिमी घाट से घिरा विंध्य, या मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, या छोटा नागपुर का पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दक्कन का पठार और उत्तर और आंशिक रूप से पूर्व और पश्चिम घाट से घिरा विंध्य होगा। अब जानते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में। 5वां है मालवा पठार के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? पहला ज्वालामुखी उत्पत्ति का एक पठार है, यह गुजरात के पूर्वी हिस्से में स्थित है। तीसरा है पठार औसत ऊंचाई 500 मीटर है। चौथा है इसकी उत्तरी ओर ढलान है। क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, चारों सही है। अब जानते हैं अगली क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रायद्वीप से अलग है? पहला महान सीमा फ्लैट, हिमालय फ्रंटल फ्लॉन्ट, गोराघाट गैप, मालदा गैप। क्या होगा आंसर? इसका उत्तर होगा मालदा गैप।
7वां है कर्नाटक पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है यह कर्नाटक और केरल राज्य का एक हिस्सा है। इसे मैसूर पठार के रूप में जाना जाता है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। मूलगिरी इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। नीचे दिए गए कोड के सही विकल्प चुनें। आंसर होगा क्या 1 और 2 या 1 2 4 या 2 3 4 या 1 2 3 4। तो दोस्तों डी आंसर सही होगा। चारों ऑप्शन सही है, 4 के 4 ऑप्शन सही है। अब जानेंगे 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था। 8वां, भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन कौन सा है। उत्तर पूर्वी पर्वत, महान मैदान या द्वीप समूह या प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अफ्रीकन रिवर्स के, वहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी वीडियो दे रहा हूँ और आपका भी फ़र्ज़ है हमको सपोर्ट करने का। तो दोस्तों कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।